So hello everyone, I welcome you all to our JKSSB online tutorial platform. My name is तुषार और जैसे कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस करा था कि हम जेकेपी कांस्टेबल एग्जाम के लिए मैथ्स की एक प्लेलिस्ट शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम शुरुआत करेंगे परसेंटेज चैप्टर से और धीरे धीरे सारे चैप्टर कंप्लीट करेंगे, बेसिक से करेंगे सब कुछ। सो आज उस प्लेलिस्ट का हमारी क्लास नंबर 1 है जिसमें हम हमारे परसेंटेज के बेसिक्स देखेंगे। सो आई होप आप सभी को ये चीज़ें समझ आएंगी और आप पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो करोगे फ्रॉम फर्स्ट वीडियो टू लास्ट वीडियो। और आज हम शुरू करेंगे चलो परसेंटेज बेसिक से। सो बात करें परसेंटेज की, तो परसेंटेज में हम दो या तीन क्लास में तो हम बेसिक्स सीखेंगे, देन उसके बाद हम क्वेश्चंस पे स्विच करेंगे और फिर हम जो हमारे जेकेपी कांस्टेबल या जो जेकेपी के एसआई के एग्जाम में या जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में जो पुराने क्वेश्चंस पूछे गए हैं मैथ के, वो क्वेश्चंस भी हम कवर करेंगे इस प्लेलिस्ट में। सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो को। लेट्स गो। सो सबसे पहले तो ये चीज देखते हैं कि परसेंट क्या होता है, व्हाट इज परसेंटेज। तो जिसको अगर बिल्कुल भी आइडिया नहीं है मैथ्स का, तो उसके लिए, जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है, तो उसके लिए हम परसेंटेज को कैसे तोड़ेंगे कि परसेंटेज का मतलब क्या है। सो परसेंटेज का मतलब इसके नाम में खुद छुपा हुआ है, परसेंट। परसेंट अगर हम इसको दो दो पार्ट्स में डिवाइड करें तो ये खुद ही अपने आप में बताता है कि इसका मीनिंग क्या है। ये पर जो है वो फर्स्ट पार्ट आ गया, ये सेंट जो है वो सेकंड पार्ट आ गया। और अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी इंग्लिश की अगर आपको, तो सेंट का मीनिंग क्या होता है इंग्लिश में? सेंट का मीनिंग होता है 100। सेंट का मतलब होता है इंग्लिश में 100। और पर का मतलब क्या होता है? मतलब कोई भी पर का मतलब हो गया एक। सो परसेंट मतलब हो गया 1/100 कोई भी चीज का। ठीक है। सो हमने डिकोड करा कि परसेंटेज एक्चुअली में होता क्या है। तो परसेंटेज का हमने देखा कि परसेंट एज। ठीक है। सो परसेंटेज। तो अगर मुझे कोई चीज बोले कि अगर मेरे को परसेंटेज निकालना है किसी भी वेरिएबल का, तो मान लेते हैं हमारे पास एक एक्स वेरिएबल है। सो एक्स परसेंट क्या होगा हमारा? तो जैसे कि हमने देखा कि हमारा परसेंट क्या होता है, 1/100 होता है। सो एक्स इंटू 1/100 करेंगे तो हमारा आ जाएगा x/100 ये चीज। ठीक है। वैसे ही अगर हम y के केस में करेंगे तो y परसेंट जो होता है हमारा वो आ जाएगा हमारा y/100। ठीक है। y/100 आ जाएगा। वैसे ही अगर हम किसी नंबर के हिसाब से देख लें तो 5% क्या होता है हमारा, वो आ जाएगा हमारा 5/100। ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1 और ये आ जाएगा हमारा 20। और ये हमारी वैल्यू आ गई फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज में। जो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/20 होती है। सो ओवरऑल हम अभी तक हमने क्या देखा कि हमने परसेंटेज को डिकोड करा सबसे पहले तो। ठीक है। परसेंटेज क्या होता है वो देखा हमने कि पर मतलब एक और सेंट मतलब 100। सो मतलब परसेंट किसी एक पे 100। सो फिर उसके बाद हमने देखा कि हमारा एक्स परसेंट अगर दिया होगा हमें, एक्स परसेंट क्या हो जाएगा हमारा, तो एक्स परसेंट हो जाएगा x/100। वाई परसेंट हो जाएगा हमारा y/100। और जैसे हमने देखा नंबर के केस में 5% दिया हुआ था, 5% क्या हो जाएगा हमारा 5/100। ठीक है। जब हमने इसको 5/100 को सॉल्व करा तो हमारा आया 1/20। अब देख लेते हैं हमारे परसेंटेज में मेन दो कॉन्सेप्ट होते हैं। एक तो होता है हमारा हमें परसेंटेज से हमें फ्रैक्शन में जाना होता है। ठीक है। परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना होता है। एक हमारी कन्वर्जन होती है परसेंटेज से फ्रैक्शन जाने वाली, दूसरी हमारी कन्वर्जन होती है हमारी फ्रैक्शन से हमें जब परसेंटेज में आना है। जब हमें परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है ना, तो हम इसको करते हैं डिवाइड। ठीक है। और जब हमें फ्रैक्शन से परसेंटेज में कोई चीज कन्वर्ट करनी होती है ना, तो हम इसको करते हैं मल्टीप्लाई। ये चीज तो आपने देख ली। बट इसका चलो आप एप्लीकेशन देखते हैं। अगर हमें दे रखा था, जैसे हमने ऊपर देखा 5%, हमें क्या दे रखा था 5%। तो ये क्या थी हमारी, ये हमारी थी परसेंटेज वैल्यू। ठीक है। जब हमें इसको कन्वर्ट करना था अपनी फ्रैक्शन वैल्यू में, तो फ्रैक्शन वैल्यू में इसको कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करा था, इसको डिवाइड कर दिया था ना, 5/100 कर दिया था। क्या करा था, डिवाइड कर दिया था। फ्रैक्शन से हमने इसको क्या कर दिया था, डिवाइड। क्योंकि हम इसको परसेंटेज वैल्यू से फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे थे। तो जब हमने इसको सॉल्व करा था तो हमारा आंसर आया था 1/20। फाइन।
अब जब हमारे पास ये दे रखा हुआ है 1/20, अगर हमें इसको कन्वर्ट करना होगा 5% में, तो हम क्या मल्टी करेंगे इसको मल्टीप्लाई, क्योंकि ये फ्रैक्शन वैल्यू है। आप सभी को फ्रैक्शन तो आई होप पता ही होगा कि फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। सो जब हमें इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना, मतलब फ्रैक्शन से हमें परसेंटेज में जाना था, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो मल्टीप्लाई का मतलब क्या हुआ, 100/20 कर रहे थे। मल्टीप्लाई का मतलब 100/20। परसेंटेज में हम इसको डिवाइड कर रहे थे 100 से, और जब हमें फ्रैक्शन से परसेंटेज में लाना था तो हम इसको वो कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे। जब हमने ये काटा, सो ये क्या आ गया हमारा, 2 5 ज़ा 10। सो हमारा 5% जो है वो आंसर आ गया हमारा यहाँ तक। फाइन, आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अभी तक हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। पहला, परसेंटेज क्या होती है, परसेंटेज कैसे लिखते हैं। दूसरा चीज़, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे जाते हैं और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे आते हैं। ये दो चीज़ें अभी तक हमने देखी हैं, ठीक है। सो बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन टेबल और परसेंटेज से फ्रैक्शन कन्वर्जन टेबल। ये दो टेबल हैं जो आपको एज इट इज याद करने हैं, बिल्कुल एज इट इज याद करने हैं। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द अर्थमेटिक पार्ट में आपको यही वैल्यूज जो है दिखने वाली हैं क्वेश्चन में, कि अगर स्पीड ऑफ ट्रेन जो है वो 14.29% से इंक्रीज हो रही है, तो बताओ टाइम कितना कम लगेगा ट्रेन को कवर करने में डिस्टेंस। तो ऐसे टाइप ऑफ चीज़ें आपको दिखेंगी, तो उससे उसके लिए आपको इसकी वैल्यूज जो है वो याद होनी चाहिए। वैल्यूज कैसे याद होनी चाहिए, जैसे कि आपको दे रखा हुआ है यहाँ पे 25 पर 1/4, ठीक है। 1/4 अभी हमने देखा कि हम 25% कैसे कन्वर्ट करते हैं। फ्रैक्शन टू परसेंटेज हमने देख लिया अभी कि फ्रैक्शन से जब हमें परसेंटेज में जाना होता है, जब हमें फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना होता है, तो हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन से जब हमें परसेंटेज में जाना होता है, तो हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे? 100 से। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं, 1/2 दे रखा हुआ है यहाँ से। जब हम इसको फ्रैक्शन है, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज में बनाने के लिए। जब इसको हम 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 50, साथ का साथ हमारा आ जाएगा परसेंटेज, तो ये आ गया हमारा 50% आंसर, ठीक है। वैसे ही जो बाकी वैल्यूज है, 1/3 हो गई, 1/4 हो गई, ये सारी वैल्यूज जो है आपको याद करनी पड़ेंगी। और कुछ कुछ वैल्यूज तो जो है वो बहुत ही ईजी हैं, जैसे कि देख लो अपना 1/25% होता है, 1/5 जो होता है वो 20% होता है। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, ठीक है। उसके बाद 1/4 को आप ऐसे ले सकते हैं कि 100 के 4 हिस्से होते हैं, एक हिस्सा 25 का होता है, तो ये इजीली हो गया। 50% होता है किसी भी चीज़ का आधा, तो ये हो गया अपना 50%। 100% किसी भी चीज़ का होता है फुल 100, मतलब पूरी चीज़, तो ये 100% भी इजीली याद हो गया। उसके बाद देखो 1/9 जो होता है वो 11.11% होता है, और जो 11% होता है वो 9.09% होता है। तो कितनी वैल्यूज तो आपको वैसे ही याद हो गई, ठीक है। 7 का मल्टीपल 2 में क्या होता है, 14 होता है। 7 का 14.29 आंसर आ जाएगा। 10 का तो सबसे इजी है कि 10 का तो 10% ही होता है आंसर। सो ओवरऑल मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को ये वैल्यूज जो है वो टेबल एज इट इज याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये टेबल जो है, इसमें जो वैल्यूज हैं, ये आपको आगे आने वाली हर प्रॉब्लम्स में दिखेंगी। हर जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम होगी उसमें आपको ये चीज़ दिखेगी क्वेश्चंस में। जब आपको यही नहीं आती होगी वैल्यूज, तो आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे फिर आगे, ठीक है। सो सिमिलर वे में हमारे पास परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन वाला भी टेबल होता है। और परसेंटेज टू फ्रैक्शन करने के लिए हम क्या करते थे, परसेंटेज से अगर हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था किसी चीज़ को, तो हम क्या करते थे, परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाते थे, तो क्या करते थे, किसी भी चीज़ को हम क्या करते थे, डिवाइड करते थे। याद आया कुछ, जो हमने अभी फर्स्ट सेकंड कॉन्सेप्ट पढ़ा आज की क्लास में। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर हमें दे रखा हुआ है, यहाँ पे मान लेते हैं 20%, ठीक है। 20% से मेरे को फ्रैक्शन में जाना है, तो मैं क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा। तो 20/100 कर दूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। जब मैंने ये जीरो से ये जीरो कैंसिल करा, ये मेरा आ गया 2 1 जा 2 5 जा 10, ठीक है। तो मेरा फाइनल आंसर जो फ्रैक्शन में आया वो आ गया मेरा 1/5, ठीक है। 1/5 जो है मेरा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। ये चीज़ देख ली हमने। हमें दो टेबल याद करने हैं, एक फ्रैक्शन से परसेंटेज जाने का, दूसरा आ गया परसेंटेज से फ्रैक्शन जाने का। आपको टेबल नहीं याद करने, तो आपको इतना होना चाहिए कि आप फटाफट से, जैसे मैंने ये कैलकुलेट करी ना वैल्यू 20 वाली, ये आपको फटाफट से कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। क्योंकि
ये वैल्यूज़ ही हैं जो एग्ज़ाम में आपको काम आएँगी, फटाफट से वैल्यूज़ निकालना आना चाहिए, वरना फिर मुश्किल हो जाएगा वहाँ पे अगर आपको वैल्यूज़ नहीं आती होगी, पहले आप वैल्यू फाइंड करोगे, फिर आप आपका क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो इतना करने से अच्छा आप एक बार अपना टाइम इन्वेस्ट करिए। ऐसा भी नहीं है इसको याद करना पड़ेगा, आप रोज़ ही जब इसको गो थ्रू करोगे ना टेबल को, तो 20-20 वैल्यूज़ हैं, आपको फटाफट से याद हो जाएँगी, ठीक है? अब नेक्स्ट चीज़ इस टेबल में हमें जो देखनी है, वो चीज़ हमें देखनी है कि अब अगर कोई कह रहा है कि कोई वैल्यू जो है वो 50% से इंक्रीज हो रही है, ठीक है, मान लेते हैं या 20% से ले लेते हैं। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि कोई वैल्यू जो है हमारी 20% से इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है कोई वैल्यू 20% से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 20% का मतलब हुआ था हमारा 1/5। अब ये होता है हमारा न्यूमिनेटर, ये होता है हमारा डिनोमिनेटर, ठीक है। दो चीजें आ गई, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर जो है हमारी बेस वैल्यू होती है, ठीक है। अब चीज इंक्रीज हो रही है 20% से, तो मतलब 5 पे कितना इंक्रीज हो रही है, 5 पे कितना इंक्रीज हो रही है, 1 इंक्रीज हो रही है। तो जो हमारी फाइनल वैल्यू आएगी वो हो जाएगी हमारी 6/5। मतलब 20% से अगर कोई चीज इंक्रीज हो रही है तो उसका मतलब क्या हुआ, इन टर्म्स लैंग्वेज टर्म्स में क्या मतलब हुआ कि 5 बेस वैल्यू है, 5 बेस वैल्यू पे एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है, एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो हमारी फाइनल वैल्यू जो बनी वो बनी हमारी 6/5। और ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपका हर क्वेश्चन में हर चैप्टर में यूज होने वाला है, ठीक है। वहीं अगर हमें दे रखा होता कि 20% से डिक्रीज हो रही है, ठीक है, 20% से डिक्रीज हो रही है, अगर हमें यही चीज दे रखी होती तो 20% से डिक्रीज कैसे देखते, 1/5 हो रही है, 5 पे 1 की कमी हो रही है, जब 5 पे 1 की कमी होगी तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 4/5, ठीक है, 4/5 हमारा आंसर आ जाएगा। फाइन। तो हमने अभी क्या देखा कि जो भी अगर हमें कोई भी वैल्यू दे रखी होगी परसेंटेज में, उसके बाद हमें दे रखा होगा कि सपोज कर लेते हैं, क्वेश्चन कहता है कि अगर आपकी स्पीड जो है ट्रेन की 20% से इंक्रीज हो रही है, 20% से इंक्रीज होने का मतलब क्या हो गया कि 1/5 होता है 20 की वैल्यू, तो 5 पे 1 की जो है वो इंक्रीज हो रही है, इंक्रीमेंट हो रही है, एक वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया, 6/5 आया। वैसे जब हमने देखा कि 20% से डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज का मतलब क्या हो गया, 1/5 हो रही है, मतलब 5 पे 1 की कमी हो रही है, तो वो हो गया हमारा 4/5। आई होप आपको समझ आया होगा। अभी तक हम देख लेते हैं हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले तो हमने देखा कि हमारा परसेंटेज क्या होता है, परसेंट मतलब हर एक पर पे 100 कोई भी चीज़, तो x% क्या हो जाएगा, x/100, y% क्या हो जाएगा, y/100, 5% दे दिया जाएगा तो 5/100। सेकंड चीज़ हमने देखी कि परसेंटेज से जब हमें फ्रैक्शन में जाना होता है तो हम डिवाइड करते हैं, और जब हमें फ्रैक्शन से परसेंटेज में आना होता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी किसी भी चीज़ को, ठीक है। उसके बाद हमने देखा फ्रैक्शन टू परसेंटेज वाला टेबल, उसके बाद हमने देखा परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन वाला टेबल, ठीक है। एक में हमें फर्स्ट वाले में मल्टीप्लाई करना पड़ा क्योंकि हमें फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना था, और जब हमें फ्रैक्शन से परसेंटेज में जब कन्वर्ट करना है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ा, और सिमिलरली दूसरे वाले में हमें डिवाइड करना पड़ा। और नेक्स्ट चीज़ आ गई अब अपनी स्क्वेयर्स और उसकी एप्लीकेशंस, ठीक है। सो स्क्वेयर्स और उसके एप्लीकेशंस भी देख लेते हैं अभी हम। अभी हम देख रहे हैं अपने स्क्वेयर्स। सो आपको एटलीस्ट 1 to 30 तक के स्क्वेयर्स तो याद होने ही चाहिए, क्योंकि स्क्वेयर जो है वो आपके रीजनिंग में तो हेल्पफुल होने ही वाले हैं। आपके जितने भी आपको जो भी लेटर सीरीज के, या लेटर सीरीज तो नहीं, नंबर सीरीज में जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको लॉजिक फाइंड करने के लिए स्क्वेयर्स तो आने चाहिए। और साथ ही साथ ये जो है वो आपके मैथ्स में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं स्क्वेयर। क्यों? क्योंकि अगर आपको स्क्वेयर आते होंगे ना तो आपका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 70% काम जो है वो आसान हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, क्योंकि कई बार जो होता है वो सिमिलर वैल्यूज आ जाती है क्वेश्चन में, तो हमारा स्क्वेयर यूज होके फटाफट से जो है वो आंसर आ जाता है, ठीक है। इसलिए आपको स्क्वेयर्स तो याद होने चाहिए। आई होप आपको 15 तक के स्क्वेयर्स तो आते ही होंगे, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सभी को 15 तक के तो आते ही होंगे, ठीक है। उसके बाद के स्क्वेयर्स जो हैं वो, ये तो इजीली है, ये भी इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्क्वेयर्स जो है वो आपको याद करने पड़ेंगे। अगर आपको बाई चांस एग्जाम में फटाफट से याद नहीं भी आता किसी चीज़ का स्क्वायर, जैसे हमें मान लेते हैं हमें 22 का स्क्वायर चाहिए, ठीक है, तो लास्ट वैल्यू को देख लीजिए करे, ठीक है। जैसे लास्ट वैल्यू 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर कर लो, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है।
तो ये जो स्क्वायर है ना, ये एंड होगा विथ 4, ठीक है। इसका मतलब होता है कि ये एंड होगा 4 से, तो ये होता है हमारा यूनिट डिजिट। आपको मतलब जैसे एग्जाम में कंफ्यूजन है कि 488 होता है कि 484 होता है या 486 होता है, तो फटाफट से लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई कीजिए और आपको यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि स्क्वायर क्या है इसका, ठीक है। और अभी हम आज की क्लास में स्क्वायर का एक ऐसा एप्लीकेशन देखेंगे जिससे आपको पता लगेगा कि हाँ स्क्वायर क्यों इतने इंपॉर्टेंट है हमारे याद करने के लिए। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर बढ़ते हैं हम आज की क्लास में, टाइप्स ऑफ आउटपुट। सो हमारा जो आउटपुट है ना अर्थमेटिक मैथ्स में, आउटपुट जो है वो 2 टाइप का होता है, ठीक है। पहला टाइप का होता है जिसमें हमारा जो आउटपुट है सी, वो डिपेंड करता है ए मल्टीप्लाई बी पे, ठीक है। ए मल्टीप्लाई बी पे डिपेंड करता है। अभी के लिए आप जस्ट सुनो ये चीज़ कॉन्सेप्ट, कुछ इसमें समझने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, और ये कॉन्सेप्ट जो है वो पहले किसी ने नहीं करवा रखा होगा, और इन 2 कॉन्सेप्ट्स पे ही पूरा अर्थमेटिक सॉल्व हो जाएगा आपका, ठीक है। आई बेट ऑन यू कि इस 2 कॉन्सेप्ट पे ही आपको पूरा अर्थमेटिक जो है सॉल्व हो जाएगा। कैसे होगा वो मेरे पे डिपेंड करता है, मैं आपको बताऊंगा, आपको थर्ड क्लास से समझ आना शुरू हो जाएगा कि मैं क्यों बोल रहा था ये चीज़ यहाँ पे। तो अभी के लिए जस्ट सुनो, जैसे कि आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, मान तो ये चीज़ छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। तो इसमें एरिया जो है हमारा वो क्या है, एरिया हमारा है आउटपुट, ठीक है। एग्जाम्पल में ले लेते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू एरिया, एरिया, ठीक है। तो इसमें जो हमारा एरिया है वो हमारा आउटपुट है, हमारा ए जो है वो लेंथ है, बी जो है ब्रेथ है, ठीक है। तो आउटपुट एक तरह से हमारा इस पे डिपेंड कर गया। दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं, एक क्लास है, ठीक है, उसमें टोटल बच्चे जो हैं वो हैं बॉयज प्लस गर्ल्स, ठीक है। सो एक तो चीज आ गई हमारी कि हमारा जो आउटपुट है ए क्रॉस बी पे डिपेंड करता है, उसमें हमने एग्जांपल देख ली कि हमारा जो लेंथ है वो लेंथ इंटू ब्रेथ जो है वो एरिया के इक्वल है। दूसरा हमने एप्लीकेशन देख ली कि हमारा जो आउटपुट है वो ए प्लस बी पे डिपेंड करता है, उसकी एग्जांपल देख ली हमने क्लास की, कि क्लास में अगर टोटल नंबर ऑफ बच्चे निकालने हैं हमें, तो हमें बॉयज प्लस गर्ल करना पड़ेगा। सो अभी के लिए इस कॉन्सेप्ट को इतना ही समझो, ठीक है। जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे आपको ये चीज़ समझ आती जाएगी। सो अभी हम नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, और देखना अभी आपको क्वेश्चन से समझ आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा था। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं अपना। पहला क्वेश्चन देखो, वही कहता है कि आपका सी जो है वो ए क्रॉस बी पे डिपेंड करता है, सी जो है ए क्रॉस बी पे डिपेंड करता है। ए जो है वो इंक्रीज हो रहा है, 10% से इंक्रीज हो रहा है, ए जो है वो 10% से इंक्रीज हो रहा है, बी भी है जो वो भी 10% से इंक्रीज हो रहा है, तो दोनों वैल्यूज 10% से इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई वैल्यू जो है वो 100 से 110 हो रही है, कोई वैल्यू 100 से 110 हो रही है, इसका मतलब होता है 10% इंक्रीज होना। इसको हम लिख कैसे सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 110 अपॉन 100, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए एंड बी दोनों जो है वो 10% से इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया हमारा कितना, 1.1। और जब हम अपना फॉर्मूला देखते हैं क्वेश्चन में जो हमें दे रखा हुआ है, तो उसने दे रखा हुआ है C इज इक्वल्स टू ए इंटू बी। तो ए की वैल्यू भी हमारी 1.1 है, बी की वैल्यू भी हमारी 1.1 है, ठीक है। जब अब ये चीज आपको सिमिलर ऐसी नहीं लग रही कि 11 इंटू 11 लिख रखा हुआ है, अगर आप पॉइंट्स को आगे पीछे कर लें तो अब समझ आया कि स्क्वायर मैं क्यों कह रहा था कि आपको याद होने चाहिए। अब जैसे आपका इसका आंसर होता है 1.21, 1.21 मैंने कैसे डायरेक्ट लिख दिया, 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 होता है, 121 11 का स्क्वायर हो गया। यहाँ एक के बाद पॉइंट था, यहाँ एक के बाद पॉइंट था, तो मैंने पॉइंट 2 के बाद लगा दिया। अब ये वैल्यू जो होती है वो आपकी 100% होती है, ठीक है, 100% मानते हैं इसको हम। और ये जो होती है ये जो है वो आपका फाइनल चेंज आ गया, जो सी में टोटल चेंज आएगा, दैट इज 21%। सो हमारा जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा हमारा 21%। क्यों, क्योंकि 11 1.1 को हमने 11 कंसिडर कर दिया, ठीक है, और
11 का स्क्वायर जो होता है वो 121 होता है। 121 में हमने जब पॉइंट फिट करा, मतलब पॉइंट 2 के बाद था, तो 2 के बाद हमने पॉइंट लगाया, 1 का जो वैल्यू होता है हमारा वो होता है 100%, और जो 21% बचा वो हमारा फाइनल इंक्रीज बचा किसी भी चीज में। इस क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं जिसका नाम होता है सक्सेसिव मेथड। तो ये आ गया हमारा मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1 आ गया ये हमारा। और दूसरा मेथड होता है हमारा मेथड नंबर 2, जिसमें एक फॉर्मूला होता है हमारा सक्सेसिव फॉर्मूला, वो भी यूज कर सकते हैं हम। वो हम देखते हैं नेक्स्ट अपनी स्लाइड में, सक्सेसिव फॉर्मूला। ठीक है, सक्सेसिव फॉर्मूला हम देखेंगे अभी नेक्स्ट अपनी स्लाइड में। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि हमारा जो ए था इंक्रीज हो रहा था 10% से, बी इंक्रीज हो रहा था 10% से। हमें ओवरऑल परसेंटेज चेंज निकालना था, तो ओवरऑल परसेंटेज चेंज हमने कैसे निकाला, हमने निकाला कि हमारा जो ए है वो 100 से 110 हो रहा है। ठीक है, तो जब हमने इसको सॉल्व करा तो हमारे पास वैल्यू आई 1.1। दोनों ही जो थे वो 10% से इंक्रीज हो रहे थे, तो ए का भी चेंज जो है 1.1 से हो रहा है और बी का भी 1.1 से। फॉर्मूला में पुट करी ये चीज, ये फॉर्मूला जो हमें क्वेश्चन में दे रखा था, इसमें फॉर्मूले में पुट करी चीज, तो हमने देखा कि ये तो हमारे 11 का स्क्वायर की बात हो रही है। जब 11 के स्क्वायर की बात हुई तो हमने 1.21 लिख दिया यहाँ पे, और ये जो होता है ये हमारा 100% होता है, और ये जो होता है हमारा 21 आ गया, हमारा जो फाइनल जो चेंज आया था हमारा बी में। ये था हमारा मेथड नंबर 1। इस क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से कर सकते हैं जो सारी टेक्स्ट बुक्स में दिया होता है, जिसको हम कहते हैं सक्सेसिव फॉर्मूला। वो शायद हम कल की क्लास में देखेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कल हम फिर से इस क्वेश्चन पे आएंगे और ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सक्सेसिव फॉर्मूला से। ठीक है, अब देखो, अब आ गया हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे रखा हुआ है हमें, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ये तो यूनिवर्सल चीज है, आपको पता ही होगी। अब ये कहता है कि कोई जो एरिया जो लेंथ है वो इंक्रीज हो रही है 30% से, लेंथ इंक्रीज हो रही है 30% से। ठीक है, वही ब्रेथ जो है, ब्रेथ भी जो है वो इंक्रीज हो रही है 30% से, दोनों चीजें 30% से इंक्रीज हो रही है। तो 30% से इंक्रीज होने का मतलब क्या हुआ कि कोई चीज अगर 100 थी तो 100 से 130 हो रही है कोई चीज, ये मतलब होता है ना इसका इंक्रीज का। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1.3, सेम पिछले क्वेश्चन में 1.1 आ रहा था। जब इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे हम, तो एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है हमारा। ठीक है, सो जब हम इसमें 1.3 यहाँ पे भी 1.3 पुट करेंगे, तो अब ये क्या लग रहा है आपको, ये आपको 13 का स्क्वायर नहीं लग रहा, क्योंकि 13 इंटू 13 है यहाँ पे, है ना, तो ये 13 का स्क्वायर जैसा नहीं लग रहा आपको। तो जब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 1.69, क्योंकि 13 का स्क्वायर 169 होता है, तो ये वैल्यू हमारी होती है 100, पिछले क्वेश्चन में देखा। तो हमारा ये जो है ये फाइनली जो है हमारा आंसर आ जाएगा 69%। देखा कितना इजी है, अगर आपको स्क्वायर्स याद होंगे तो ये सब कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ेगी, सीधा दिमाग में करना है कि 130 हो रहा है 100 से, मतलब 1.3 हो रहा है, 1.3 दोनों ही हो रहे हैं, तो 1.3 इंटू 1.3 करेंगे तो और 13 हो गया, ये 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, तो सीधे सीधे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखा आपको कितना कितना यूजफुल है ये चीज, है ना। तो अभी हमने दो क्वेश्चंस देख लिए, अब चलो हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे पढ़ते हैं, अपने सक्सेसिव फार्मूला के कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, मैं आपको सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट भी समझा देता हूँ। अभी तक के दो क्वेश्चन में आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि जो हमारी दो वैल्यूज थी वो सिमिलर आ रही थी, मतलब सेम आ रही थी, तो हम स्क्वायर यूज कर लेते थे। ठीक है, अब यही जो ड्रॉबैक है ये हमारे फर्स्ट मेथड का है कि इसमें अगर डिफरेंट वैल्यूज आ जाएं तो थोड़ी कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाती है, लाइक मल्टीप्लिकेशन जो है वो थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। तो उसी के लिए हमारा जो है सक्सेसिव फॉर्मूला यूज होता है। सक्सेसिव फॉर्मूला दो के लिए कब यूज होता है, देखो, सक्सेसिव फॉर्मूला तब यूज होता है जब हमारा आउटपुट जो है प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। आउटपुट प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, मतलब जैसे यहाँ एरिया था, एरिया जो था हमारा लेंथ पे और ब्रेथ पे डिपेंड कर रहा था, तो यहाँ हमारे इस टाइप के क्वेश्चंस पे सक्सेसिव फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, तो सक्सेसिव फॉर्मूला देख लेते हैं। सक्सेसिव फॉर्मूला जो है हमें कहता है कि हमारा x% प्लस y% प्लस x इंटू वाई, एक्स प्लस वाई सॉरी, 100
का होल परसेंट। ठीक है, ये आ गया हमारा सक्सेसिव फॉर्मूला फॉर 2। ये आ गया हमारा सक्सेसिव फॉर्मूला फॉर 2। ठीक है, इसको अगर हम याद कर लें तो हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे, जिसमें अगर वैल्यू चेंज भी हो रही है, दोनों वैल्यूज अलग भी हैं, तो वो भी हम काम कर जाएगी हमारे लिए। सो अब देख लेते हैं हम कोई क्वेश्चन की मदद से। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या देखा हमने कि यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन तो सेम है कि c इज इक्वल्स टू a इंटू बी, ए इज इंक्रीज बाय इतना, b इज इंक्रीज बाय इतना। बट यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारा क्या ड्रॉबैक था कि यहाँ पे हमारी वैल्यू जो थी, यहाँ 12 थी, यहाँ 10 थी। अगर हम इसको पुराने मेथड से सॉल्व करने जाते, ठीक है, अगर हम इसको मेथड 1 से सॉल्व करते अपने, देखो यहाँ पे अगर हम इसको अपने मेथड 1 से सॉल्व करते तो हम इसको कैसे करते कि जो a है वो हमारा हो रहा है 100 से 112, क्योंकि 12 से इंक्रीज हो रहा है। बी जो है हमारा वो हो रहा है हमारा 110, क्योंकि 10% से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करते तो ये आता हमारा 1.12, ये आ जाता हमारा 1.1। अब 1.12 को 1.1 से मल्टीप्लाई करना ये थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, इसीलिए जो हम है अब यहाँ पे सक्सेसिव यूज करेंगे। ठीक है, सक्सेसिव मेथड यूज करेंगे। जहां जहां पे आपको दिख जाता है कि वैल्यूज जो है वो सेम है, वहां पे तो हम सक्सेसिव यूज कर सकते हैं। जब बट जहाँ पे वैल्यू सेम नहीं है वहां पे हम सक्सेसिव यूज करेंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे सक्सेसिव यूज करेंगे मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 क्या कहता है, हमारा फॉर्मूला है x% प्लस y% प्लस x टू y अपॉन 100 का होल परसेंट। आई थिंक मैंने ऊपर वाली स्लाइड में फॉर्मूले में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, देख लेते हैं ऊपर जाके। हाँ, सो यहाँ पे हमारा जो है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आता है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आता है। मैंने यहाँ पे प्लस लिख दिया था जल्दी जल्दी में। तो यहाँ पे हमारा जो है वो मल्टीप्लिकेशन आता है। फाइन, इसको करेक्ट करके लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारा मल्टीप्लिकेशन आता है फॉर्मूले में। ठीक है, तो हमारा सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है, x% प्लस y% प्लस x इंटू वाई। ठीक है, x इंटू वाई का होल परसेंट अपॉन 100। तो जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सक्सेसिव मेथड से, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, कोई वैल्यू जो है वो 12% से इंक्रीज हो रही है, उसके बाद जो है वो 10% से इंक्रीज हो रही है, प्लस 12 इंटू 10 अपॉन 100 का होल में परसेंट। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 1.2 और ये आ जाएगा हमारा 22%, इसके साथ भी परसेंटेज। तो जब हम इसको फाइनली ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 23.2%, विच इज अवर फाइनल आंसर कि हमारा सी जो है वो कितने से चेंज हो रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब, और अपनी क्लास के लास्ट के दो क्वेश्चंस को खत्म करके अपनी आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि 10% से डिक्रीज हो रही है वैल्यू, और बी भी जो है वो 10% से डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे भी हम अपना सक्सेसिव मेथड यूज कर लेते हैं। ठीक है, 10% से डिक्रीज हो रही है, सो यहाँ पे हम अपना यूजिंग सक्सेसिव ठीक है, सो
x% प्लस y% प्लस x इंटू वाई अपॉन का 100 का होल परसेंट। ठीक है, ये तो ये आ गया अपना सक्सेसिव फॉर्मूला। फाइन। सो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा माइनस का 10%। क्यों आएगा माइनस का 10%? क्योंकि क्वेश्चन में हमें डिक्रीज दे रखा हुआ इस बार इंक्रीज नहीं दे रखा, इस बार डिक्रीज दे रखा है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस का 10% लिखा। सेम आएगा वाई के साथ माइनस का 10%। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा हमारा 10 माइनस का इंटू -10 अपॉन 100 का होल परसेंट। ये जीरो 100 से कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये आ जाएगा हमारा माइनस का 20, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है तो ये आ जाएगा हमारा प्लस का 1। तो ये फाइनली हमारा आ गया -19%, वेयर माइनस साइन जो है वो डिनोट कर रहा है कि डिक्रीज हो रही है कोई वैल्यू, डिक्रीज हो रही है वैल्यू 19% से। तो फाइनली जो हमारा सी है वो 19% से डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये था हमारा सक्सेसिव फॉर्मूला का यूज। आई होप आपको समझ आया होगा ये चीज़। इस क्वेश्चन को आप मेथड नंबर 1 से भी कर सकते हैं, आपको खुद से ट्राई करना है अगर आपको मेथड नंबर 1 से करना होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं मेथड नंबर 1 से कैसे करेंगे। 10% से डिक्रीज हो रहा है तो कोई वैल्यू जो है वो 100 से 90 हो रही है। ठीक है, 90 हो रही है कोई वैल्यू 100 से। सो ये आ जाएगा हमारा 0.9 इंटू 0.9। ठीक है, 0.9 का मतलब क्या हुआ, 0.81। अब जब इसको हम 1 से माइनस करेंगे ओवरऑल तो ये आ जाएगा हमारा, 1 से माइनस करेंगे जब हम 0.81 को तो ये आ जाएगा हमारा 19%। ठीक है, तो ये भी हमारा सेम आंसर आ गया यहाँ से। तो सी जो है हमारा डिक्रीज हो रहा है 19% से ओवरऑल। दोबारा रिपीट करता हूँ, सक्सेसिव यहाँ पे 10% नेगेटिव क्यों लिया हमने, क्योंकि क्वेश्चन में डिक्रीज दे रखा हुआ था। ठीक है, तो चलो फाइनली लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपनी क्लास के। यहाँ पे कहता है कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो इंक्रीज हो रहा है 7.96% से, और जो हमारा ब्रेथ है वो डिक्रीज हो रहा है 14.29% से। ठीक है, जो एरिया जो है हमारा इंक्रीज हो रहा है और जो हमारा विड्थ है वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अब आपने टेबल देखा होगा, वहां पे आपने वैल्यू देखी होगी 7.69 की वैल्यू क्या होती है और 14.29 की वैल्यू क्या होती है। यहाँ एक इंक्रीज हो रहा है, एक डिक्रीज हो रहा है, एक इंक्रीज हो रहा है और एक डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि लेंथ जो हो है हमारी, लेंथ हमारी जो हो रही है लेंथ जो है हमारी 7.69 से इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब क्या होता है, 7.69 का इसका मतलब होता है इसकी वैल्यू होती है 1/13। सो इंक्रीज है ना, तो बेस वैल्यू पे जब कोई चीज इंक्रीज हो रही है तो ये क्या हो जाएगा, 13 पे एक इंक्रीज हो रहा है तो मतलब 14 हो रहा है 13 से। वहीं ब्रेथ की बात करें तो ब्रेथ क्या है हमारा, ब्रेथ हमारा है 14.29 से डिक्रीज, 14.29 से डिक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है 1/7। तो 60 पे एक की कमी हो रही है तो इसका मतलब क्या होता है 6/9। ठीक है, ठीक है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 14/13। ठीक है, इंटू 6/7। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 इंटू ये आ जाएगा हमारा 12 और ये आ जाएगा हमारा 13। 13 पे कोई वैल्यू 12 हो रही है, 13 से कोई वैल्यू 12 कैसे हो रही है, जब उसमें एक डिक्रीज हो रहा होगा कितने पे, 13 पे। ठीक है, सो 1/13 क्या होता है हमारा 17.69%। ठीक है, तो ये जो है वो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा इसका, जो कि हमारा फाइनल जो एरिया है वो डिक्रीज हो रहा है 7.69% से। ठीक है, तो एक बार फिर से ये क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। इसमें क्या दे रखा था, एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है, दूसरी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। पहली वैल्यू 7.69 से इंक्रीज हो रही है, 7.69 की वैल्यू का मतलब क्या हुआ 1/13
13 होती है, ठीक है इसकी वैल्यू। तो इंक्रीज हो रही थी, इसका मतलब क्या हो गया कि कोई वैल्यू बेस से एक इंक्रीज हो रही है, मतलब 13 से 14 हो गई थी ये वाली वैल्यू। रही बात इसकी, तो बी में क्या था हमारा, बी जो था हमारा 14.29 से डिक्रीज हो रहा था। 14.29 का मतलब क्या होता है, 1/7, ठीक है। तो मतलब 7 पे 1 की कमी हो रही है, तो ये हो रही थी हमारी 6/9 वैल्यू। जब हमने इसको मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई क्यों करा, क्योंकि ये था हमारा लेंथ, ये था हमारा लेंथ, ये था हमारा ब्रेथ, और ये हमारा टोटल था एरिया, ठीक है। सो जब हमने इसको मल्टीप्लाई करा तो हमारा फाइनल आंसर आया 12/13। 12/13 का मतलब क्या हुआ, 13 पे कोई एक की कमी हो रही है। तो फाइनली जो हमारा आंसर आया वो 7.69% आया आंसर। सो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। तो चलो एक बार एक समरी कर लेते हैं क्लास की, क्या 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 पढ़ा हमने आज की क्लास में। हमने शुरुआत करी थी यहाँ से, परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज का मतलब परसेंट, एक्स बाय 100, एक्स परसेंट, वाई परसेंट का वाई बाय 100। परसेंटेज से अगर हमें फ्रैक्शन में जाना है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा, अगर फ्रैक्शन से हमें परसेंटेज में आना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। आगे हमने देखा परसेंटेज वाला टेबल, ठीक है, फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन देखा, फिर परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन देखा, स्क्वेयर्स देखे, स्क्वेयर्स का बाद हमने देखे आउटपुट दो टाइप के कैसे होते हैं हमारे अर्थमेटिक में। उसके बाद हमने देखा क्वेश्चन जिसमें कि इंक्रीज और इंक्रीज हो रही थी वैल्यू दोनों, और सेम डिजिट से इंक्रीज हो रही थी 10% से, तो वहां पे हमने अपना फर्स्ट मेथड यूज कर लिया था, ठीक है, जहाँ पे हम स्क्वायर की मदद से सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को हम सक्सेसिव से भी सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट हमने देखा एरिया वाला, जिसमें एरिया इंक्रीज हो रहा था, और जो ब्रेथ है वो भी, मतलब एरिया इंक्रीज हो रहा था विद लेंथ भी इंक्रीज हो रही थी, ब्रेथ भी इंक्रीज हो रही थी। नेक्स्ट हमने देखा सक्सेसिव फॉर्मूला, जिसमें हमारा प्रोडक्ट जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ टू जो है वो आउटपुट के इक्वल होता है। उसके बाद हमने सक्सेसिव फॉर्मूला से क्वेश्चन को सॉल्व करा। लास्ट हमने देखा एक और क्वेश्चन जिसमें दोनों चीज़ें डिक्रीज हो रही थी, ठीक है। उसके बाद हमने लास्ट क्वेश्चन देखा जिसमें एक चीज़ इंक्रीज हो रही थी, एक चीज़ डिक्रीज हो रही थी, तो हमें फाइनल ओवरऑल एरिया में चेंज निकालना था। सो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, आपको कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। एक बार नहीं भी आई तो एक बार फिर से वीडियो को दोबारा से देखिएगा, जो भी डाउट होगा वो आप अपना कमेंट सेक्शन में डालिएगा, और प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, सो दैट बाकी लोगों को भी हेल्प आउट हो, और जीकेपी कांस्टेबल के लिए जो भी हम पढ़ रहे हैं वो बाकी लोग भी देख सकें, और आपका मैथ्स सेक्शन जो है वो एकदम से स्ट्रॉन्ग हो जाए, सो दैट आप एग्जाम में 80 to 85% तो फॉर श्योर लेके ही आओगे इसमें, ठीक है। थैंक यू फॉर दिस, बाय बाय, टेक केयर।